बहुत स्वागत व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। योगी जी के एक बयान से शुरुआत कर रहा हूं। बयान लेकिन दिया गया महाराष्ट्र के अंदर है, लेकिन योगी जी की जो पॉलिटिक्स है और अब वो कहां तक पहुंच गई है, और उनके बयानों में अब वो धार, वो तेजी, वो तीखापन, वो सब कुछ दिखाई दे रहा है जो शायद पहले था तो अब उससे भी 2 डिग्री ऊपर और आप पानी। अब वो बात, जैसे कल उन्होंने कहा था कि भाई अगर तुम एक हो गए बटे नहीं, तो ये पत्थर बरसाने वाली जो तुम्हारी यात्राओं की, धार्मिक यात्राओं के ऊपर पत्थर बरसाते हैं, ये झाड़ू लगा करके सड़क साफ करेंगे। अब महाराष्ट्र में थे, महाराष्ट्र में उन्होंने ये कहा कि अरे भाई, ये हनुमान जी की आरती करने वालों को जो लोग रोक रहे हैं, इतना तो सोच लो, जिनको तुम खुश करने के लिए कर रहे हो। त्रेता युग में हनुमान जी हुए थे, तब तो इस्लाम था भी नहीं। तो हनुमान जी की जो आरती करना चाहता है उसको तुम लोग परेशान करते हो, तो समझ लो वहां जाना चाहते हो तो वहीं चले जाओ। कहां, आप समझ लीजिए। योगी जी की बात आपको सुना रहा हूं, फिर अखिलेश यादव ने जो उनको चुनौती दी है उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में, वो दिखाऊंगा। जब बजरंग बली रहे होंगे त्रेता युग में, तब तो इस्लाम नाम की कोई वस्तु इस धरती पे नहीं थी। और आज अगर बजरंग बली की हनुमान चालीसा का पाठ हम कर रहे हैं, रामनवमी की कोई शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, उसको प्रतिबंधित किया जाता है, उसको रोका जाता है। किन कारणों से? और जिन्हें बजरंग बली पसंद नहीं है, उन्हें जो पसंद है वहां जाएं। भारत के अंदर कौन ऐसा भारतीय होगा जो राम को न मानता हो, जो बजरंग बली को न मानता हो? जी सर, अब तो सीधा खुलकर कह रहे हैं, जिसको वहां जाना है वहां चला जाए। नहीं तो योगी आदित्यनाथ जी कभी तो मैंने बचकर कुछ बोलते हुए देखा नहीं है। हालांकि उसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से आपको कहीं कुछ गलत नहीं दिखाई देगा। और जो माहौल देश का बना है जी, अगर मान लीजिए सरकार की, क्योंकि वो 80 और 20 वाला जो हंगामा हुआ था, मेरा ही प्रश्न था जिस पर 2022 में 80% बनाम 20% हंगामा हुआ था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि मैंने सबका विकास किया है, किसी को ऊपर नीचे नहीं किया है। इसके बावजूद अगर कोई देखता है कि इनको हारना चाहिए, जाना चाहिए, तो अपना करता रहेगा। तो वो मान चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जो इस देश के कट्टरपंथी मुसलमानों ने, जो लिबरल सेकुलर लोगों ने जो माहौल बना दिया है, उसमें बीजेपी के विरुद्ध अगर आप जिहाद करते हैं, वोट जिहाद, अगर इसको दीन का विषय बना रहे हैं और दूसरी ओर गुस्सा बीजेपी से हो, हिंदुओं पर उतार रहे हैं, आप शोभा यात्राओं पर हमले हो जा रहे हैं, उसके विरुद्ध कोई मुस्लिम नेता और सेकुलर पॉलिटिक्स वाला खड़ा नहीं हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अटैक हो रहा है, भारत के किसी INDIA के बड़े नेता अगर एक ट्वीट नहीं कर रहा है, मतलब आप देश को कहां ले जा रहे हैं? तो बीजेपी को आप वोट देंगे नहीं, बीजेपी के विरुद्ध आप अभियान चलाएंगे, हिंदुओं के शोभा यात्राओं पर हमले करेंगे, तो उनके पास बचता क्या है बोलने? बीजेपी भी खुलकर, चाहे इन्हीं सब वजहों की वजह से, लेकिन खुलकर मुस्लिम विरोधी पॉलिटिक्स कर नहीं, मुस्लिम विरोधी पॉलिटिक्स नहीं है, ये कट्टरपंथ के खिलाफ पॉलिटिक्स है। देखिए, इस देश में मुस्लिम विरोधी या हिंदू विरोधी दोनों पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, होनी भी नहीं चाहिए। मुसलमानों में भी ऐसे लोगों की बड़ी संख्या है जो इस देश से प्यार करते हैं। सर 80-20 उधर चले जाओ, मैंने 80-20 वाला कहा था कि 80-20 वाला, सर मेरा ही सवाल था, उस वीडियो को देखिए। मेरे ही नहीं, उसमें उन्होंने क्या बोला है कि मैंने विकास सबका किया है। उसमें यह बात है कि मैंने मुसलमान शब्द का प्रयोग करके उनसे पूछा था। उसमें कहे कि मैंने जो है अवधेश जी सबका विकास किया है, सबका करेंगे आगे भी। लेकिन वो अगर किसी को लगता है कि कोई किसी को हिंदू से विरोध है, किसी को राष्ट्र से विरोध है, तो मैं अपना सिर भी काट के थाल में दे दूंगा, तो हमारा समर्थन नहीं करेगा। लेकिन ये चुनाव जो है सकारात्मक नकारात्मक का है। 80% सकारात्मक वोट देंगे, 20% नकारात्मक वोट देंगे। चूंकि यूपी में सारे 19-20% मुस्लिम था, मेरे सवाल था वो ले गया। तो बटोगे तो कटोगे, तो ये सकारात्मक वोट का। तो बांग्लादेश में क्या हुआ? मैं उसमें जा ही नहीं रहा। मैंने कहा तो ये सकारात्मक तो नहीं है ना। कैसे सकारात्मक नहीं है? क्या बताइए आप भाई। अगर आपको एक अच्छा भवन बनाना है तो कुदाल से खुदाई तो करनी पड़ेगी। ईंट जो है बनाने के लिए मिट्टी खरीद के उसको कोयले में जलाना तो पड़ेगा। तो उसकी तैयारी होती है आदमी की कि सकारात्मक बात केवल सकारात्मक होता है। बॉडी में बीमारी है तो ऑपरेशन करके उसको निकालना पड़ता है। तो जो चीजें हैं उसको उस रूप में कहना वो सकारात्मक ही है कि बटना नहीं है। इससे सकारात्मक क्या होगा
कि मिलजुल के रहो, जाति के आधार पर मत बढ़ो, अपने धर्म संस्कृति के आधार पर एक रहो, राष्ट्र के आधार पर एक रहो। काट देगा, वरना काट देगा। जो पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या हुआ है, अफगानिस्तान में क्या हुआ है, किसने काटा है? जो कट्टरपंथी जिहादी इस्लामी तत्व है उन्होंने काटा है शुरुआत से। तो फिर उन्हीं के खिलाफ है ना, कट्टरपंथी जिहादी इस्लामी के खिलाफ है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, होना भी चाहिए। लेकिन ये मुसलमानों के विरुद्ध इसको बताना, ये बिल्कुल इस नारे का विकृतीकरण है यार। ये वही लोग कर रहे हैं जो जानबूझ के देश और दुनिया में उस कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहे हैं। सर आपको कैसे देखते हैं? इसमें कुछ देखने जैसा, कोई कमेंट जैसा मुझे ऐसा नहीं लगता कि जिस पे रोज टिप्पणी की जाए कि बटोगे तो कटोगे या बजरंगबली का जिक्र वो कर रहे हैं, वो ठीक है। लेकिन ये बात कहना कि जिनको पसंद नहीं है वो वहाँ चले जाएं, ये तो संविधान के खिलाफ है और हिंदू धर्म के भी खिलाफ है। हिंदू धर्म में तो कहीं नहीं कहा गया कि आप बजरंगबली को मानिए ही, और यदि आप बजरंगबली को नहीं मानेंगे तो आप हिंदू नहीं हैं। जो बजरंगबली को नहीं मानते, हिंदुओं में भी बहुत लोग होंगे नहीं मानते होंगे बजरंगबली को, तो वो कहाँ चले जाए आप बताइए? ये तो हिंदू धर्म का ही समझ में नहीं आया मुझे, क्योंकि हिंदू धर्म में सबको सब कुछ मानने, सब कुछ नहीं मानने की आज़ादी, यही तो हिंदू धर्म की खासियत है। हम लोग रोज चर्चा करते हैं कि हिंदू होने का मतलब, हिंदू धर्म का मतलब मैं जरा इसको थोड़ा सा उनका संदर्भ केवल पॉलिटिकल, इसमें धर्म से जोड़ ही नहीं रहा। आपसे मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि अब जब बीजेपी ने नारा दिया बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो सेफ रहोगे, नेक रहोगे, तो भाई खुल के कहिए ना कि ये 20% मुसलमान हमको वोट नहीं देता है और तुम्हारा वोट बढ़ जाता है इसलिए हम हार जाते हैं। तो ये तो दुविधा, यही तो परेशानी है। हाँ, तो कहना यही चाह रहा है ना, कहना यही चाह रहे, इसमें कौन सी बात है? नहीं, लेकिन उनका संदर्भ बजरंगबली का ये है कि आप उस पर हमले जो करते हैं उसके संदर्भ में कहा कि आपको अगर पसंद नहीं है तो चले जाइए। पसंद तो करनी पड़ेगी, कहां चले जाएंगे? जब देवबंद के प्रमुख ने अपने भाषण में पिछले 2022 में यह भाषण दिया था मौलाना मदनी ने कि ये भूमि हमारी है मुसलमानों की, जिनको मुसलमान पसंद नहीं हो देश छोड़ के चले जाए, हम यही रहने वाले हैं। तो उस प्रकार उनका तो कोई उत्तर नहीं दिया, कॉन्ग्निजेंस नहीं लिया। ये तो उनका जो संदर्भ है वो हमले के संदर्भ में है कि आप अगर प्रतिमा देख के आप हमले करते हैं। बोलना चाहिए, इतना नहीं, पूरा बोलिए। नहीं, उद्धव जी मुसलमान है नहीं, राहुल जी मुसलमान है, नो, तेजस्वी यादव मुसलमान है, केसीआर मुसलमान है, शरद पवार मुसलमान है, ममता बनर्जी मुसलमान है, अरविंद केजरीवाल मुसलमान है। इन सब के खिलाफ तो भाजपा लड़ रही, कह रही बटोगे तो कट जाओगे। ये सब मुसलमान है क्या जितने नाम मैं ले रहा हूँ? मुसलमान तो नहीं है सब। नहीं, मजहबी सवाल मुसलमान और आइडियोलॉजिकल मुसलमान दोनों पूरा कर लूं, ये जरूरी है। बजरंग बली के संदर्भ में जो बोला है योगी आदित्यनाथ ने, नवनीत राणा बजरंग बली का पाठ करना चाहती थी। बजरंग बली में कौन मानता है कौन नहीं मानता है इसकी तो किसी ने बात की ही नहीं। उसको मानने न मानने से कोई हिंदू होगा हिंदू नहीं होगा, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं विजय जी, उसका तो कोई दबाव ही नहीं। खुद योगी आदित्यनाथ गोरक्षनाथ पीठ से आते हैं, तो जरूरी थोड़ी ना है कि हर तरह की परंपरा को मानते हों। गोरखनाथ मठ की अपनी एक परंपरा है, लेकिन जब हिंदू की बात आती है तो क्या वो दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएंगे? क्या बजरंग बली का पाठ करना, जो एक जिसको कहते हैं ना कि हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, अब इसके लिए भी किसी को पुलिस जेल में डाल देगी, इसके लिए भी कहीं पर विवाद होगा, कहा जाएगा कि दंगा हो जाए, ये हो सकता है क्या? संदर्भ के साथ बात होती है। ओरिजिनल क्या था? बांग्लादेश में हिंदू, उसके बाद आपको ध्यान में होगा जब वो इकट्ठा हुए, संघर्ष किया उन्होंने, तो उनके ऊपर हमला कम हो गया, वहां से बटोगे तो कटोगे शुरू हुआ। उसी भाषण में योगी आदित्यनाथ ने कहा था अफगानिस्तान बट गया, पाकिस्तान बट के कट गया, तो ये हुआ ना। और देश के भीतर भी कोई छिपी बात है क्या कि जामताड़ा से लेकर देश के जहां मुस्लिम बहुल इलाके ऐसे हो जाते हैं जहां रेडिकल इस्लामिज्म हो जाता है, वो कट जाता है। अभी भी हमारा जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा कट के पीओजे के बना हुआ है। अभी भी कुछ इलाकों में है जहां कहते हैं कि ये हॉट बेड है टेररिस्ट के लिए। कैसे कह देते हैं? कैसे कह देते हैं? ऐसे ही कह देते हैं ना, उनका विचार बदल गया। उसी को तो राइट टाइम करना है। जम्मू कश्मीर भी राइट टाइम हो गया। वहां जो मुसलमान जिन्होंने भाजपा को वोट दिया, क्या वो मुसलमान नहीं है? है ना मुसलमान। जो भी देश विरोधी विचार रख रहा है उसके खिलाफ खड़े होना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी अगर अपने को कह रही कि हम उसके साथ चल रहे हैं, दूसरे लोग कहते हैं हमारा सेकुलरिज्म वाला है, वो अपने वाले को बंटने से रोक रहे हैं, वो अपने वाले को बंटने से रोक रहे हैं, इसमें कौन सी बात है भाई? वो कहते हैं मुसलमान तुम एक साथ रहो, जाति में हिंदू तुम बंट जाओ। राहुल गांधी यही कर रहे हैं ना, राह चलते खड़े हो जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा तुम क्या, कौन सी जात हो? अरे भाई क्या जात है, उससे तुम्हें क्या मतलब है? क्या जाति के आधार पर वोट पड़ता है? संविधान में लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है ना।
तो फिर क्यों कराते हो भाई? इसका मतलब राहुल गांधी भी गलत काम कर रहे हैं। तो डिबेट एक कैसे हो सकती है कि नहीं नहीं योगी आदित्यनाथ बोले, नरेंद्र मोदी बोले, भाजपा के नेता बोले तो बड़ा खराब है। नहीं, ये बात आपत्ति तब इस पर हिंदू है कि का- आप बजरंग बली नहीं मान रहे तो आप वहां चले जाइए। वहां कहां चले जाएंगे? जो बजरंग बली को मान नहीं रहे, मैं उस पर बात कर रहा हूं। मैं फिर तो कि वही कह रहा बजरंग हूं बली ना। को जो नहीं मान रहे, बहुत लोग नहीं मानते, हिंदुओं में भी नहीं मानते। मैं इसीलिए ये कह रहा हूं। पॉलिटिकल दोबारा हिंदुइज्म पर इसको बात दोबारा करो। चलवाइए, पहले उन्होंने क्या बोला तब आपके समझ में आएगा। फिर सुनना चाहते हैं आप फिर लोग? सुनाइए, बयान एक बार फिर सुना दोबारा दीजिए। दोबारा दोबारा चलाइए जब बहस हो गई तो। ठीक। जब बजरंग बली रहे होंगे त्रेता युग में, तब तो इस्लाम नाम की कोई वस्तु इस धरती पे नहीं थी। और आज अगर बजरंग बली की हनुमान चालीसा का पाठ हम कर रहे हैं, रामनवमी की कोई शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, उसको प्रतिबंधित किया जाता है, उसको रोका जाता है। किन कारणों से? और जिन्हें बजरंग बली पसंद नहीं है, उन्हें जो पसंद है वहां जाएं। भारत के अंदर कौन ऐसा भारतीय होगा जो राम को न मानता हो, जो बजरंग बली को न मानता हो? तो अब लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं है। संदर्भ तो साफ है इसका। वो कह रहे भाई जहां जिसको पसंद है वो। त्रेता युग में, तब तो इस्लाम नाम की कोई वस्तु इस धरती पे नहीं थी। और आज अगर बजरंग बली की हनुमान चालीसा का पाठ हम कर रहे हैं, रामनवमी की कोई शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, देखिए इसके सर योगी आदित्यनाथ की जो 3 सभाएं हुई है, मुझे लग रहा है वो शायद उद्धव ठाकरे से ज्यादा कहना चाह रहे हो कि वही महाराष्ट्र उसका बिल्कुल बहुत उसका कारण देखिए तो योगी आदित्यनाथ की जो रैलियां 3 हुई है, वाशिम में हुई, अमरावती और अकोला में, बहुत सिग्निफिकेंट रीजन रहा उसका 3 जगह करवाने का। अमरावती में इसलिए करवाई क्योंकि नवनीत राणा का जो हनुमान चालीसा का जो पाठ का हुआ था, और नवनीत राणा के जो हस्बैंड है रवि नाड़ा, जो निर्दलीय विधायक वडनेरा से रहे, वो अब भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ कैंडिडेट नहीं दिया है। अमरावती और अकोला जो एरिया है वो वंचित बहुजन अघाड़ी, प्रकाश अंबेडकर का क्षेत्र आता है, जो दलित और पिछड़ों का एक बड़ा वोट बैंक तोड़ते रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ की जो रैली वहां करवाई गई है, और ये कांग्रेस का भी एक बड़ा गढ़ बन गया है। लोकसभा चुनाव में यहाँ जातियां टूटी है, और जातियों ने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस को वोट किया है। तो इन दोनों जगह योगी आदित्यनाथ बताना चाह रहे हैं कि भाई बटना नहीं है, टूटना नहीं है, आपको हिंदुत्व के नाम पे वोट करना है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा जातियों का असर है, यहाँ सबसे ठीक, ज्यादा सर, दलितों, दो पिछड़ों ने- खबर मुझे और लेनी है। एक बार आप ही का त्रिपाठी जी, आपका कमेंट है। अखिलेश यादव जी लिख रहे हैं, अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं, लोकसभा चुनाव के उत्साहवर्धक परिणामों के बाद इंडिया गठबंधन व समाजवादी पार्टी को सुनहरा मौका मिला है कि वो गाजियाबाद में अपने संगठन की ताकत को दिखाएं और भाजपा के सबसे बड़े शहरी गढ़ में उसको हराएं। अयोध्या की जीत ने दिखा दिया है कुछ भी असंभव नहीं है। अब नजर गाजियाबाद पे। नहीं, देखिए मुझे लगता है राजनीतिक दल के तौर पर वो बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो आजमगढ़ और रामपुर भी छीन लिया था इनसे, तो दर्द सबके हैं, सबकी पीड़ा है, और राजनीति में यही तरीका होता है, आप जनता को अपने पाले में कर रेफरेंस लीजिए। अयोध्या है कि तुम अयोध्या जीत गए तो यहाँ यही क्या मुश्किल इसीलिए है? तो कह रहा हूं ना कि अगर फैजाबाद लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं तो आजमगढ़ और रामपुर ये भी तो उसी तरह से माना जाता था, तो भारतीय जनता पार्टी ने वो भी ध्वस्त कर दिया था। अब सवाल यहां यही है कि क्या गाजियाबाद जब वो जीतने की बात कर रहे हैं, जब वो कहते हैं कि शहरी गढ़ सबसे बड़ा, तो अभी भी उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी शहरी पार्टी है। जो भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश में लगातार 2 बार प्रचंड बहुमत में जीत रही है, क्या उत्तर प्रदेश का शहरीकरण 40% से ज्यादा हो गया है? नहीं हुआ है। लेकिन हां, गाजियाबाद की उस सीट पर अगर समाजवादी पार्टी जीत जाएगी तो निश्चित तौर पर यह कहा जाएगा कि बहुत बड़ी जीत है, और हर पार्टी को यह कोशिश करनी चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि गाजियाबाद की सीट पर भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह की कोई चुनौती है। अब आपको कश्मीर की खबर बताता हूं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस 370 को 4 साल पहले इतिहास के पन्नों में दफन कर दिया, उसी धारा 370 पर आज जम्मू कश्मीर की विधानसभा में लात घूंसे चल गए। हाथापाई मारपीट हुई विधायकों के बीच में। सत्ता पक्ष और विपक्ष, मतलब इधर पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस, दूसरी तरफ बीजेपी के विधायकों ने एक दूसरे का कॉलर पकड़े, धक्का मुक्की की, और हंगामा इतना बढ़ गया कि मार्शल बुलाया गया, विधायकों को बाहर निकालना पड़ा। और हंगामे के बाद विधानसभा की कार्रवाई को अब कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। मामला क्या था? ये जो अभी जेल में गए हैं राशिद इंजीनियर, चुनाव लड़े थे, इनका भाई, छोटा भाई, वो विधायक हो गया है। वो लेकर के आ गया वहां पर एक पोस्टर। कल 6 नवंबर को जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 धारा बहाल करने का प्रस्ताव पास किया गया था। पीडीपी की तरफ से यह प्रस्ताव आया था, जिसका बीजेपी ने बहुत विरोध किया था। और फिर ये साहब जो हैं आज ये पोस्टर लेकर के आ गए कि बहाल करिए 370, स्टेटहुड हमारा वापस कीजिए। अच्छा, इस पर
फारूक अब्दुल्ला शुरुआत में डे वन से ये काम होना चाह रहा, ये करवाना चाह रहे थे। उस पर फारूक अब्दुल्ला ने ये कहा था, ये काम आपके करने से नहीं होगा, ये काम सरकार करेगी, प्रस्ताव भी लाना होगा, सरकार लाएगी, हम ये इसको हाउस फिर जो है उसको पूरी मंजूरी देगा। कल खैर पीडीपी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई थी, अब आज ये इनकी पार्टी अलग है तो ये भी रहा है कि भाई नहीं, अब हमारी मांग भी उसके अंदर शामिल कीजिए। अच्छा, एक चीज और, कल SAS गिलानी, क्या कौन सा गिलानी सर? यासीन गिलानी, न यासीन गिलानी सर, सबसे बड़ा गिलानी कश्मीर का, हुर्रियत वाले जो सैयद सैयद अली शाह गिलानी, उसको श्रद्धांजलि दी गई है बाकायदा कश्मीर की विधानसभा में, जो कहता था पाकिस्तान से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। नहीं तो हुर्रियत के तो वो नेता ही थे, उन लोगों ने स्थापना ही की थी और खुलेआम बोलते थे कि हमारा तो उद्देश्य पाकिस्तान में मिलना है, हम तो पाकिस्तान है। लेकिन श्रद्धांजलि मिल देखिए इसमें दो इसका दो पहलू है। जब ये अपने फारूक अब्दुल्ला साहब 2019 का विधान लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने हुर्रियत के बारे में वहां की भाषा में बोला था, हुर्रियत मतलब उसका अर्थ था कि हमको अलग मत समझो, हम भी आप ही के हैं। तो वहां उनकी वो भाषा थी, तो इसलिए उसमें मुझे कोई हैरत नहीं है। लेकिन क्या होता है कि अब आपके पास श्रद्धांजलि देने के अलावा या विधानसभा में पोस्टर देने के अलावा कोई चारा बचा नहीं है। लेकिन हर रोज 3 दिन से लगातार हो रहा है, 370 बहाल करो। अब इसका अगला पक्ष आता है कि क्या कश्मीर के लोगों को, बाकी लोगों को पता नहीं है कि 5 अगस्त 2019 के बाद केवल 370 नहीं हटा है, 150 से ज्यादा वहां के कानून बदल चुके हैं, प्रशासनिक राजनीतिक संरचना बदल चुकी है, वहां लोगों का आरक्षण लागू हो चुका है। 11 दिसंबर 2023 को उच्चतम न्यायालय ने उसका फैसला कर दिया और जिस कांग्रेस ने शुरू में कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम वापस लाएंगे, उसने भी बोल दिया कि अब यह मैटर सेटल हो चुका है, अब इस पर मैं कोई बयान नहीं दूंगा। और किसी पॉलिटिकल पार्टी ने 370 की मांग नहीं की और स्टेट असेंबली को इसका अधिकार नहीं है। इसके बावजूद जो लोग वहां दिखाना चाहते हैं कि हम तो इसके लिए आए हैं, वो क्या चाहते हैं? ठीक है सर, ठीक। इधर अब फारूक उमर अब्दुल्ला ने तो चुनाव जीतने के बाद इंटरव्यू में कह दिया था कि ये सरकार, केंद्र की सरकार 370 आपको किसी कीमत पर नहीं लौटाने वाली है। लेकिन इसलिए इसके बावजूद हमें उनके साथ मिलजुल कर काम करना है। तो ये जो हो रहा है केवल ये अपने लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी को लिए, और उमर अब्दुल्ला साहब ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक पॉलिटिकल होशियारी की ना कि ये प्रस्ताव पर वो, क्योंकि अब सरकार में है तो वो सरकार की तरफ से ये प्रस्ताव आता तो एक अलग तरीके का विवाद होता, तो पीडीपी वो उसको लेकर आगे वहां पे पास हो गया। तो दोनों बातें हो गई, जो कॉन्स्टिट्यूंसी जिसको वो एड्रेस करना चाहते हैं वहां पर ये कहने के लिए बात हो गई कि भाई आपने उसको विधानसभा में पास करवा दिया है। और यहाँ पर सरकार की तरफ से या कानूनी तौर पे, संवैधानिक तौर पे देखें तो सरकार ने ये बिल्कुल नहीं रखा। हाँ, तो वही कह रहा हूँ, राजनीतिक होशियारी है और वो तो बात कर ही रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के और पीडीपी के नेताओं ने कहा था ना चुनाव के पहले कि हमारी सत्ता आएगी तो बुरहानवारी को हम शहीद का दर्जा दिलवाएंगे विधानसभा के अंदर, तो विधायक जीत गए। अब आने वाले दिनों में दिखेगा कि विधानसभा में बोलेंगे कि बुरहान वानी को शहीद का दर्जा दिया जाए। बीजेपी की स्ट्रेंथ बढ़ी हुई है विधानसभा में। बिल्कुल, आज जो हंगामा हुआ है ये बीजेपी वर्सेस अदर्स हुआ है। इतनी आसानी से वहां कुछ भी नहीं पास हो इसमें आपने एक बात का जिक्र नहीं किया कि जो लोग विधानसभा के स्पीकर साहब हैं, 1 मिनट की आधी बात, विधानसभा के स्पीकर ने बीजेपी के जो विधायकों ने किया है उस पर नाराजगी जाहिर की है। जो खुर्शीद साहब ने जो ये लेकर आए हैं उस पर नहीं, जब बीजेपी का कब की संख्या राशिद इंजीनियर को पीटा था नहीं, ये आपके वो जो कहा कि हम गाय के मांस की पार्टी करेंगे, तो बीजेपी के 2-3 नेताओं ने कहा कि आज मैं इसको पीटूंगा और सचिवालय में जाके उसको एमएलए फ्लैट में खींच करके उसको सार्वजनिक पिटाई श्रीनगर। अब ये सब देखिए विधानसभाओं में हो रहा है खूब हंगामा।